हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो मूवी बेसिकली इंडिया में मौजूद एक स्टेट केरला के ऊपर बनाया गया है। मूवी का नाम है द केरला स्टोरी, जो कि 5 मई को रिलीज हुई है। मूवी में दिखाया गया है कि ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है जिसके कारण इसमें इतना धर्म विरोध हो रहा है, वो हम आगे जाके जानेंगे। ये एक 18+ मूवी है जिसमें काफी ज्यादा क्रूरता दिखाई गई है। सो मेरी विनती है कि 18+ से नीचे वाले बच्चे इस मूवी को ना देखें। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान का एक इवेंट सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ हम इस मूवी के लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा अक्का फातिमा बा को देखते हैं। उन्हें कुछ पूछताछ करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। वहाँ की पुलिस के माने फातिमा एक आतंकवादी है जो कि ISIS के लिए काम करती है। फातिमा यहाँ काफी डरी हुई होती है और वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि उसके बच्चे को भी बचा लिया जाए। यहाँ पर फातिमा अपनी असली नाम शालिनी बताती है, जो कि इंडिया की एक खूबसूरत स्टेट केरला से है। पर पुलिस के पास शालिनी नाम की लड़की का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर उस पर एलिगेशन लगाते तो फातिमा अपना स्टोरी बताना चालू करती है कि वो इंडिया से अफगानिस्तान तक कैसे पहुंची। वो बताती है कि लगभग 1 साल पहले वो इसाक नाम के एक बंदे के साथ अफगानिस्तान आई है और उस टाइम वो प्रेग्नेंट भी थी और यहाँ पर वो अपनी मर्जी से ही आई थी। वहाँ पहुँच के वो एक फैमिली से मिलती है जहाँ के लोग काफी अच्छे थे। उनकी फैमिली को देख शालिनी को अपना घर याद आ जाता है, जहाँ से वो इंडिया की स्टोरी बताना चालू करती है, जो कि 2 साल पहले की कहानी है। वो केरला में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कॉलेज में भर्ती होती है। कॉलेज में पहुँचते उसे वहाँ दीवारों पर कुछ चित्र दिखती है। कॉलेज के माने कुछ लोकल लोग वहाँ के वो सब चित्र बनाया था। शालिनी जब अपने हॉस्टल रूम में पहुँचती है तो वहाँ उसे अपने 3 रूमी मिलती है, जिनका नाम था नीमा, गीतांजलि और आसिफा। यहाँ आसिफा का घर कॉलेज से पास ही होता है, बाकी तीनों का घर कॉलेज से काफी दूर था। बात करते हुए ये चारों आपस में घुल मिल जाते हैं। इसके बाद कॉलेज में सारे न्यू स्टूडेंट का एक लेक्चर होता है, जहाँ पर कोई अनजान शख्स आके शालिनी, नीमा और गीतांजलि का चुपके से फोटो क्लिक कर रहा होता है। अब इन तीनों की फोटो कुछ लोगों के पास सीक्रेटली सर्कुलेट होता है। मीन्स कोई तो इन पर पहले दिन से नजर रख रहे थे। इसके बाद फातिमा वापस से 1 साल पहले की स्टोरी बताने लगती है। फातिमा इसाक के साथ उस घर से निकल के और आगे बढ़ने लगती है, जहाँ उसे रोड के पास ही कुछ लाशें दिखती है। जो देख फातिमा डर जाती है तो इसाक आके उसे गले लगा के संभाल लेता है। इसके बाद वो दोनों एक पुराने घर आके पहुँचते हैं एंड शालिनी उस घर की साफ सफाई करने लगती है। उसी दौरान इसाक शालिनी के क्लोज आने की कोशिश करता है, क्योंकि शालिनी माँ बनने वाली थी तो वो उसे रोक देती है। पर यहाँ इसाक उसे अपने असली रूप दिखाता है। वो शालिनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो शालिनी उसे कहती है कि हमारे धर्म में जबरदस्ती करना गुनाह है। इसाक उसकी बातें नहीं मानता और उसका शोषण करने लगता है और कहता है तुम्हारा काम है अपने पति का सेवा करना। उसके वहाँ से जाने के बाद शालिनी बहुत रोती है। वापस से उसका कॉलेज लाइफ दिखाया जाता है, जहाँ आसिफा इन तीनों के साथ डिनर पे जाने का प्लान करती है। उसी दौरान आसिफा इन तीनों लड़कियों को 2 लड़कों से मिलवाती है। रमीज, जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहा था और उसके लाइफ का गोल था कि वो इंडिया के बाहर जाके जॉब करेगा, जिससे कि ज्यादा पैसा अर्न करके वो इंडिया में गरीब बच्चों की मदद करेगा। उसकी ये बात जान के शालिनी उस पर इम्प्रेस हो जाती है। और दूसरा लड़का होता है अब्दुल, जो कि पेशे में एक बिजनेसमैन था। इसके बाद बीच पर जाके ये लोग काफी एंजॉय करते हैं। रात को डिनर के टाइम ये दोनों लड़के वहाँ से ये बोल के चले जाते हैं कि वो बाद में आएंगे। खाने से पहले आसिफा और नीमा प्रे करते हैं तो शालिनी उन दोनों से इस प्रेयर के बारे में पूछती है। तो नीमा उसे कहती है कि मैं एक कैथलिक हूँ, सो हम लोग खाने से पहले ऐसे प्रे करते हैं। तो आसिफा भी उन्हें समझाते हुए कहती है कि खाने से पहले हम अल्लाह को शुक्रगुजार मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें ये खाना मिला और हम मानते हैं कि खाने से पहले ऐसे प्रे न करना एक गुनाह है। उसी टाइम वहाँ पर रमीज और अब्दुल्ला भी आते हैं। इसके बाद ये सब मिलके एक साथ काफी एंजॉय करते हैं, जो कि पहले से बनी बनाई एक प्लानिंग था, जिससे कि इन तीनों लड़कियों का मन जीत के इनका ब्रेन वॉश किया जाए। वहाँ से घर जाते वक्त ये लोग आपस में बात करते हैं, जहाँ शालिनी आसिफा से खाने से पहले प्रेयर ना करने पर गुनाह के बारे में पूछती है। तो आसिफा उन्हें कहते हैं कि हम प्रेयर करे बिना खाना खाए तो मरने के बाद नरक में जाते हैं, जिसकी आग धरती के बीच की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है और मरने के बाद भी हमें उस नरक की आग में जलना पड़ता है। यह सुन गीतांजलि कहती है कि मैं ये सब में नहीं मानती। भगवान के लिए तो हम उनके बच्चे जैसे हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। अब इन्हें डराने के लिए आसिफा कहती है कि जो इस्लाम में नहीं मानते हैं
उन्हें मरने के बाद नरक प्राप्त होता है। अब आशिफा के बातों का असर शालिनी और गीतांजलि पर पड़ने लगी थी। पूर्णिमा आसिफा की बातों को मजाक में लेती थी। अब हर वीकेंड पे आसिफा इन तीनों लड़कियों को अपने घर ले जाया करती थी और लास्ट ईद के टाइम भी इन तीनों को अपने घर ले गई थी, जहाँ खाना भी सबके हिसाब से वेज और नॉन वेज दोनों बनाया गया था। आसिफा का फैमिली काफी खुश मिजाज और बड़ा था, जो देख शालिनी को काफी अच्छा लगता है और ये लोग एक न्यू कल्चर की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसी दौरान शालिनी रमीज के प्यार में और गीतांजलि अब्दुल के प्यार में आ जाती है। हम आसिफा को एक ग्रुप में देखते हैं जहाँ पर रमीज और अब्दुल भी मौजूद थे, जहाँ पर एक आदमी इन लोगों से बता रहे होते हैं कि इन तीनों लड़कियों से ताल्लुका ज्यादा बढ़ाओ, जरूरत हुई तो शारीरिक संबंध बनाओ। वापस से हमें शालिनी यानी फातिमा को इजाक के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर इजाक किसी काम को अंजाम देने के लिए बाहर जाने वाला था कुछ दिनों के लिए, और वो भी एक आतंकवादी था। मौका पाके फातिमा अपने हिजाब पहन के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे रास्ते में कुछ आदमी दिखते हैं जो कि एक औरत को पकड़ के उसे गोली मार देते हैं, क्योंकि उस जगह पर सिंगल औरतों को या तो बेच दिया जाता था दूसरे शहर में या तो मार दिया जाता था। थोड़ी ही आगे जाती है तो उससे बहुत भीड़ दिखता है, जहाँ पर कुछ लोगों ने एक हस्बैंड वाइफ को पकड़ के रखा था। उन दोनों को सजा मिलने वाली थी और उनका सजा सरेआम होने वाली थी। उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और औरत का हाथ काट दिया जाता है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उस औरत ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके पति ने इजाजत दे दी थी। ये देख शालिनी वहाँ पर बेहोश हो जाती है, तो शाजिया नाम की एक औरत उसे संभालती है। फिर शाजिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा सोचना भी मत, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। औरतों का यहाँ अकेले बाहर घूमना गुनाह है, और वो उसी आदमी की बीवी है जिसने उस हस्बैंड वाइफ को मारा। वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शालिनी को इन्वेस्टिगेटर कहता है कि तुम तो अपनी मर्जी से यहाँ आए थे, तो हम ये क्यों मान ले कि तुम जो भी कह रही हो वो सच कह रही हो। जिस पर शालिनी कहती है कि हमें एक तरह की दवाई दी जाती थी जिससे मैनिपुलेशन काफी इजी होता था। इस मेडिसिन को लेने से हम उनके बातों में भी आसानी से आ जाते थे और वो जो भी कहते थे हमें वो सच लगता था। फिर वो वापस से अपने कॉलेज के दिनों की बातें बताने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि आसिफा अपने ग्रुप से मिलने आई हुई होती है और वो लोग इसी मेडिसिन के बारे में एक वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें वो आदमी इस दवाई के असर के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद आसिफा किसी को कॉल लगाती है और उन्हें कहती है कि ये तीनों लड़की शॉपिंग करने मॉल में गई है। जब ये तीनों लड़की मॉल में होती है तभी कुछ लड़के आके इन्हें छेड़ने लगते हैं। जब ये लड़कियां उनके विरोध करते हैं तो वो लड़के उन्हें घेर के उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं, पर उसी टाइम उन्हें बचाने के लिए एक औरत आती है और अपने हिजाब से उन लड़कियों को कवर कर देती है। ये लोग हॉस्टल में आके काफी रोते हैं और आसिफा को ये सब कुछ बताते हैं, तो आसिफा उन्हें समझाते हुए कहती है कि मुझे ये सब देख के काफी बुरा लग रहा है। क्या तुम लोगों ने कभी किसी ऐसा हिजाब पहने हुए लड़कियों के साथ होते हुए देखा है? शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया उसी वक्त। वो उन्हें कन्विंस कर लेती है कि हिजाब पहनने से उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उन्हें ये भी बताती है कि भगवान तुम्हें कैसे बचाएंगे जब तुम्हारे भगवान ही इतने हेल्पलेस हैं। जैसे कि भगवान शिव जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी वो एक कॉमन मैन के जैसे रो रहे थे। श्री कृष्ण जिन्होंने कई लड़कियों के साथ रासलीला किया, और भगवान राम जब रावण सीता माँ को उठा के लेके गए थे तो वो खुद भगवान होके भी सीता माँ को बचा नहीं पाए थे अकेले। उन्हें साथ में वानर सेना लेके जाना पड़ा था, और उस वानर सेना को भी तुम लोग भगवान मानते हो। आसिफा के बातों का असर इन लड़कियों पर पड़ने लगती है। इसके बाद शालिनी और गीतांजलि आसिफा के साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं, जो कि कोई और नहीं रमीज और अब्दुल थे। यहाँ पर इनके बॉयफ्रेंड भी इनका सिचुएशन जान के काफी सिंपैथी दिखाते हैं। मॉल वाली बात को लेके ये लड़कियां रात को सो भी नहीं पाती है और परेशान रहने लगती है। इसी चीज का फायदा उठा के आसिफा रमीज से कहती है कि तुम तो डॉक्टर हो, इन्हें कोई मेडिसिन दो ना ताकि ये लोग डिप्रेशन में ना जाएं। तो रमीज एक मेडिसिन लाके इन दोनों लड़कियों को देता है। ये वही मेडिसिन होता है जिससे इंसान इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। लड़कियां उस दवाई को ले लेती है। टाइम बीतता जाता है और ये लड़के भी इन लड़कियों के करीब आने लगते हैं। शालिनी और गीतांजलि हिजाब पहनने लग गई थी। यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रखने की बात करते हैं, जिस पर शालिनी कहते हैं कि इस्लाम धर्म में तो ये गुनाह है ना शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना। पर रमेश और अब्दुल अपने बातों में इन दोनों को कन्विंस करते हुए कहते हैं कि जब दो इंसान एक दूसरे से दिल से प्यार करे और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए तो शादी से पहले भी शारीरिक संबंध रखना कोई गुनाह नहीं है। और ठीक ऐसा ही होता है। ये दोनों लड़कियां उनके बहुत क्लोज आ जाते हैं। समय के साथ साथ आसिफा रोज इन्हें समझाया करती थी अपने धर्म के बारे में, तो इन लड़कियों ने भी नमाज पढ़ना चालू कर दिया था। सीन वापस से अफगानिस्तान में शिफ्ट होता है, जहाँ शालिनी एक बच्ची को जन्म देती है। इसके कुछ दिन बाद शालिनी इजाक के साथ मिशन में जाने की बात करती है, पर इजाक उसके साथ बदतमीजी करके उसे मना कर देता है और वहाँ से वो एक मिशन में चला जाता है। इधर काफी दिन बीत जाता है और वो वापस नहीं आता। उसके पास खाना पानी बच्चे का मेडिसिन कुछ भी नहीं होता है। उसकी बच्ची की तबीयत खराब होती है तो वो साजिया के पास आती है उसे लेके। साजिया
फटाफट से उसे कुछ दवाई देती है। वो शाजिया के पास रिक्वेस्ट करती है कि उसे इंडिया में अपनी मम्मी से बात करनी है और शालिनी के काफी रिक्वेस्ट करने पर शाजिया मान जाती है और उसे लेके एक औरत के पास जाती है। वो औरत अपना फोन 30 सेकंड के लिए शालिनी को दे देती है और कहती है कि तुम सिर्फ इससे मैसेज भेज सकती हो। शालिनी फटाफट से अपनी मम्मी को एक वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें उसने अपने लोकेशन के बारे में बता देती है और इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहती है। इसके बाद जैसे ये दोनों पीछे के दरवाजे से उस घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं। उस एरिया में आतंकवादियों का राज था, इसीलिए सिक्योरिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग था। उन लोगों ने उसका फोन ट्रैक कर लिया था जिसके कारण उस लड़की को मार दिया जाता है और ये सब कुछ शालिनी और शाजिया घर के बाहर से सुन रही होती है। वापस से हमें कॉलेज का समय दिखाया जाता है जहाँ ये लोग घर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। आसिफा उन्हें पहले कन्विंस कर चुकी होती है कि इसके बारे में घर में कुछ मत बताना। तो जब शालिनी घर पर पहुँचती है तो उसके घर वाले उसे देख के हैरान रह जाते हैं और वो उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं देती और उसके पूजा पाठ में भी कोई मन नहीं था। घर से वापस आने के बाद ये लोग एक मौलाना से मिलने जाते हैं जहाँ पर इनकी उम्र के और भी बहुत सारे लड़के लड़कियाँ थे। इनमें मोस्टली वही थे जिन्होंने अपना धर्म बदला था। एक लड़की बताती है कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उसके घर वाले एक मुस्लिम लड़के से उसे शादी नहीं करने दे रहे हैं। वहीं पर शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड रमेश को आके बताती है। तो रमेश कहता है कि उसके घर वाले शादी को नहीं मानेंगे क्योंकि शालिनी एक हिंदू है। तो आसिफा कहती है कि शालिनी और गीतांजलि अगर इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो उनके घर वाले भी मान जाएंगे। शालिनी कहती है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। यहाँ शालिनी अपने बच्चे और अपने प्यार के लिए धर्म परिवर्तन करने को राजी हो जाती है। अब गीतांजलि भी उस दवाई से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाती है तो उसे सही गलत का पता ही नहीं चलता। वो अपने प्राइवेट तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती है। इसके बाद वो आसिफा से इस बारे में डिस्कस करती है कि उसके घर वाले उसके धर्म परिवर्तन से खुश नहीं है और ये जान के उसके पापा बीमार पड़ गए हैं। तो आसिफा उसे कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हारे डिसीजन को नहीं रिस्पेक्ट करते तो उनसे तुम्हारे माँ बाप होने का हक छीन लो। ये बात सुन गीतांजलि हॉस्पिटल जाती है और अपने पापा के सर पर थूक देती है क्योंकि उसके नजर में उसके पेरेंट्स उसके धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करते। इसके कुछ टाइम बाद गीतांजलि के पास अब्दुल का कॉल आता है जो उसे अपने साथ सीरिया जाने के लिए मनाता है। इस टाइम तक गीतांजलि भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि ये एक तरह का ट्रैप है। तो वो उसे कहने लगती कि पहले तुमने प्यार के जाल में मुझे फंसाया, मैंने अपना धर्म चेंज किया, अब तुम मुझे सीरिया आने को कह रहे हो, मैं नहीं आने वाली हूँ, तुम एक नामर्द हो, मुझे तुम्हारा प्लानिंग समझ में आ गया है। ये बात सुन के अब्दुल एकदम से गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसकी बातों को नहीं माना तो वो गीतांजलि के प्राइवेट फोटोज को पूरे इंटरनेट में फैला देगा। इधर शालिनी जब मौलाना से अपने शादी के बारे में बात कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड रमेश उसे छोड़ के कहीं भाग गया है और उसका कोई अता पता नहीं है। तो शालिनी कहती है कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और मैं अपना घर भी छोड़ के यहाँ आ गई हूँ, तो ऐसे हालत में तो समाज भी मुझे नहीं अपनाएगा, इससे अच्छा तो मैं खुद की जान ले लूँ। मौलवी को शालिनी का सिचुएशन पता था तो वो उसे एक ऑप्शन देते हैं। वो कहते हैं कि उनके यहाँ एक लड़का है जो कि पहले कैथलिक हुआ करता था, वो काफी अच्छा लड़का है और उसने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है, तुम्हारी शादी मैं उनसे करवा सकता हूँ जिससे तुम्हारे बच्चे को भी नाम मिलेगा और तुम उसके साथ इंडिया के बाहर बस जाना। शालिनी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों में शालिनी की शादी शख्स से हो जाती है पर उसके शादी का खबर सुन के उसकी माँ वहाँ आ जाती है। वहाँ पहुँच के वो अपने बेटी के नाम से पुकारती है तो शालिनी बाहर आती है। वो शालिनी को कहती है कि वो उसे अपना लेगी और उसके पति को भी अपना लेगी और उनको उनके धर्म से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों घर में आके रह सकते हैं। पर तभी आसिफा वहाँ पर आके उन्हें कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है और हम यहाँ पर है उसका ध्यान रखने के लिए। पर यहाँ पर शालिनी कुछ भी नहीं कहती, बस अंदर चली जाती है। शालिनी की मम्मी तभी गीतांजलि को कॉल करती है तो उन्हें पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने शादी किया, अब वो वापस नहीं आना चाहती। कुछ दिनों में गीतांजलि को भी पता चलता है कि अब्दुल ने उसके सारे प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस इंटरनेट में वायरल कर दिया है जिसकी खबर न्यूज तक आ जाती है और उसे सबके कॉल आने लगते हैं। गीतांजलि से अब ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त हो रहा था तो पंखे से लटक के वो अपनी जान ले लेती है। इधर हम शालिनी के फ्रेंड निमा को देखते हैं जिसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। वो एक बार एक लड़के के साथ डेट पर गई थी तो उस लड़के ने उसके ड्रिंक पर कुछ मेडिसिन मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गई
रही थी। फिर उसे एक घर पर ले जाकर उसके बेहोशी के हालत में उसका शोषण किया था, जो कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था। इसके बाद हम वापस से शालिनी और इसाक को देखते हैं, जिन्हें कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यहाँ उन्हें उनका नकली पासपोर्ट भी मिलता है। ये लोग अब शालिनी को उसके पति के साथ इंडिया के बाहर भेजने वाले थे। इधर शालिनी के फैमिली वाले कोई प्रॉब्लम न खड़ी करे, इसीलिए वो लोग जाने से पहले शालिनी को उसके मम्मी से मिलने देते हैं। शालिनी उसकी मम्मी से मिलकर कहती है कि वो हनीमून पे श्रीलंका जा रही है। जब शालिनी श्रीलंका में होती है तो उसके पास नीमा का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली है और उसके खुद के साथ क्या क्या हुआ है। वो उसे समझाती है कि ये एक तरह का ट्रैप है और उसका बॉयफ्रेंड रमेश भी कहीं नहीं गया है, अब तो वो कोई दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। इसके बाद एक बंदा आके शालिनी और इसाक से उनका फोन ले लेते हैं। शालिनी यहाँ से वापस से अफगानिस्तान की कहानी बताती है। इसाक के जाने के कुछ दिनों बाद कुछ लोग आते हैं उससे मिलने और उसे कहते हैं कि उसकी पति की मौत हो चुकी है लास्ट मिशन में। तो वो लोग शालिनी और उसके बच्चे को उठा के कहीं लेके जाते हैं। यहाँ पर उसकी बच्ची को भी उससे अलग कर दिया जाता है। इधर हम इंडिया में नीमा को देखते हैं, जो कि पुलिस के पास इसके बारे में एफआईआर लिखवाने जाती है। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि एविडेंस के बिना हम एफआईआर नहीं लिख सकते हैं। उसके साथ शालिनी की मम्मी भी वहाँ पर एफआईआर लिखवाने आई हुई होती है। जहाँ पुलिस वाले शालिनी के स्टोरी को सुनकर कहते हैं कि जहाँ दो एडल्ट ने अपने डिसीजन से शादी किया है वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम वापस से शालिनी को देखते हैं। उसे एक ताबू में बाकी लड़कियों के साथ कैद करके रखा गया था, जहाँ एक लड़की शालिनी से कहती है कि यहाँ से लड़कियों को सुसाइड बॉम्बर बना के भेज दिया जाता है। अगर किसी लड़की ने ये करने से मना कर दिया तो उसे वही रख के उसके साथ शोषण करते हैं, जहाँ पर कभी भी वो लोग आके उनके बारी बारी शोषण करते हैं। अगले दिन इनको इनके मिशन के लिए सीरिया के बॉर्डर तक लेके जाया जाता है। ट्रेनिंग के कारण शालिनी को मैप के बारे में अच्छे से पता था, तो वो दो लड़की के साथ मिलकर यहाँ से भागने की प्लानिंग करती है। जब ये तीनों रेगिस्तान के ऊपर से भाग रहे होते हैं तो कुछ आतंकवादी इन्हें देख लेते हैं और दो लड़कियों को जान से मार देते हैं। शालिनी कैसे भी करके खुद को बचा के वहाँ छुप जाती है, पर बहुत धूप और डिहाइड्रेशन के कारण वो बेहोश हो जाती है। उसके कुछ देर बाद पुलिस का एक ड्रोन उसे डिटेक्ट करता है। वहीं से वो लोग उसे इस इंटरोगेशन सेंटर में ले आते हैं। वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे इंडिया भेज दिया जाए। उसके पास ये सब के खिलाफ सबूत भी है, जिससे उन आतंकवादियों को पकड़ा जा सकता है। तो एक ऑफिसर उसे कहती है कि तुम एक आतंकवादी हो, उसके खिलाफ हमारे पास भी बहुत सबूत है, पर तुम्हारा रियल नेम शालिनी उन्नीकृष्णन है और तुम एक इनोसेंट हो, इसके लिए कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो उसे वही जेल में कैद कर लिया जाता है, जहाँ वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपनी मम्मी से बात करनी है। वो अपनी मम्मी से कॉल करके माफी मांगती है और कहती है कि वो सेफ है और बहुत जल्द इंडिया आने वाली है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी के एंड में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाया जाता है, जहाँ हम गीतांजलि के पेरेंट्स को देखते हैं। गीतांजलि के मौत के बाद कुछ आतंकवादियों ने उनके घर पर आग लगा दिया था, जिसके कारण वो लोग अब किसी गांव में रहते हैं। इसके बाद हमें नीमा का भी बयान दिखाया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पिछले 10 सालों में 32,000 ऐसे केसेस हो चुके हैं, पर जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब प्रेजेंट में इस ट्रैप में मौजूद लोग क्या काम करते हैं उसके बारे में भी दिखाया जाता है। रमेश जो कि केरला में एक पिज्जा शॉप चलाता है, अब्दुल अब मिडिल ईस्ट में सेटल है और एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है। इसाक जो कि सीरिया और तुर्की के बीच में एक गन फाइट में मारा गया, पर इनके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये पूरी मूवी ISIS के षड्यंत्रों के ऊपर है, जिसमें कुछ शैतान लोग धर्म के आड़ में गलत गलत काम करते हैं और मासूम लोगों को फंसाते हैं। ऐसे शैतानों का कोई भी धर्म नहीं होता है, उन्हें सिर्फ कोई भी माध्यम से अपने षड्यंत्र को अंजाम देना होता है। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।